गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 2 है बेटा आपका सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सूक्ष्म जीव एक सूक्ष्मदर्शी जीव है जो प्राय एक या बहुत कम कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे कि शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई से मिलकर बने होते हैं। अन्य सजीवों को छोड़कर वायरस भी सूक्ष्म जीवों की ही सूची में आते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों को उन सजीवों की भांति परिभाषित किया जाता है जिन्हें केवल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इन्हें रोगाणु भी कहते हैं। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन में प्राणियों के कई प्रकार के आधार एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपविभाजित किया गया है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन कहलाता है, माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है तथा प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है और वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। आगे चलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव स्पष्ट रूप से पौधों या जंतुओं में स्पष्ट नहीं बैठते, इसलिए कई माइक्रोबायोलॉजिस्टों ने इन सभी सरल सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्ट एवं प्रथम जीवों में वर्गीकृत किया है। ये अपने ऊपर एक कठोर आवरण बनाते हैं जिसी को सिस्ट या पुटिका कहा जाता है। आगे चलते हैं, यद्यपि ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये प्राणी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म जैविकी में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं और जिन्होंने कुछ आविष्कार किए हैं और इस समय पर किए हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने क्रूड सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोर्क सेलो और बैक्टीरिया तथा स्पर्मटोजोआ की खोज की, तथा लुईस पास्चर ने 1872 में पता लगाया कि ईस्ट के द्वारा खमीर उठता है और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत को मिथ किया। ऐसे ही अन्य कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने और अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया, उनकी खोज की। आगे चलते हैं, ऐसे सूक्ष्म प्राणी हमारे चारों ओर वायु, जल में तैरते हुए, मिट्टी में चलते हुए तथा पौधों पर, हमारे शरीर के अंदर, जंतुओं में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म प्राणी बीमारियों का कारण बनते हैं जिसको जीवाणु कहते हैं, तथा इनमें से कई हानि रहित भी होते हैं जो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीवों का वास। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सभी प्रकार के पर्यावरण में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह मिट्टी, वायु, पौधों, जंतुओं तथा भोज्य पदार्थों पर भी, अचार पर आदि पर पाए जाते हैं। फिर है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। जैसा कि बताया गया है ऊपर कि सूक्ष्म जीव मुख्य 5 समूह होते हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। पहला है आपका बैक्टीरिया। तो चलिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया पौधे जैसे समझे जाते हैं, एक कोशिकीय जीव हैं और अधिकतर एकल रूप में ही ये पाए जाते हैं। इनका आकार 0.2 से 100 माइक्रोन तक होता है। बैक्टीरिया सबसे सरल और सबसे आदिम प्राणी होते हैं। ये प्राप्ति वाले स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया वायु, मिट्टी तथा भोजन सभी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव है। मानव तथा जंतुओं के शरीर में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये अत्यधिक गर्म तथा ठंडी परिस्थिति में भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी यह रह सकते हैं। आकार व आकृति के अनुसार बैक्टीरिया को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कोकाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसकी आकृति गोलाकार होती है और ये छोटे और अचल होते हैं। यह बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा पाए जाने वाली
आकृति है, मतलब सबसे ज्यादा गोल आकार के ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर है आपका बैसिलाई। ये छड़ के आकार के होते हैं, आप देख भी पा रहे हैं इस चित्र में। यह बैक्टीरिया की सबसे कम पाए जाने वाली आकृति है। फिर है स्पाइरिली। यह वलय आकार या सर्पिला आकार के बैक्टीरिया हैं। फिर है विब्रियो। ये अपूर्ण छोटे तथा कोमा के आकार वाले बैक्टीरिया होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? तो बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होती है जो कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई रहती है। इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता तथा सभी कोशिका अंगों की भी कमी होती है। इनमें ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में राइबोसोम्स पूरे कोशिका द्रव्य के ऊपर फैले रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला उगता है वह प्रचलन कर सकते हैं। कोशिका के एक सिरे से फ्लैजिलम जुड़ी होती है। कोशिका के पृष्ठ पर कई स्थानों में फ्लैजिलम उगता है जिसके द्वारा ही बैक्टीरिया क्या करते हैं? चल सकते हैं और प्रचलन करते हैं। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं उनको स्वपोषी बैक्टीरिया, तथा जो बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जिनमें पर्णहरित नहीं होता और दूसरों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है? बैक्टीरिया प्राय साधारण द्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। खंडन एक बैक्टीरियल कोशिकाओं को दो समान कोशिकाओं में टूटना है और इसके टूटने से पहले इसमें अवयव दोगुने हो जाते हैं। नई कोशिका के समान दो भाग हो जाते हैं। कभी कभी लैंगिक प्रजनन भी होता है। जब जीवित रहने की परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेता है तथा निष्क्रिय हो जाता है। फिर है हानिकारक बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें हानि या नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मनुष्य के रोग। इनसे हमें क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। कई परजीवी बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस तथा एंथ्रेक्स एंड डिप्थीरिया आदि हैं। फिर है पौधों की बीमारियां। कुछ पौधों के अंदर जाके उन्हें बीमार करते हैं, जैसे कि गन्ने का कंडवा रोग, साइट्रस कैंकर, मृदु गलन और बैक्टीरिया गलन आदि रोग जीवाणुओं से फैलते हैं। भोजन की विषाक्तता। कुछ भोजन को गंदा करते हैं, जैसे कि कैनिंग, प्रतिशन और फ्रीजिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है हमारे उपयोगी बैक्टीरिया। तो उपयोगी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि वो हमारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भी मदद करते हैं। नाइट्रीकरण। पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन से बनाने में यह असमर्थ होते हैं। इसे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं तथा जड़ों द्वारा मिट्टी में सोख लिया जाता है। और बैक्टीरिया पहले पौधों व जंतुओं के मृत अवशेषों को अमोनिया में बदलते हैं। अमोनिया को पहले अमोनियम यौगिकों में, बाद में नाइट्रेटों तथा नाइट्रेटों में बदला जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है उसे सीधे उपयोग ना करके उसको पहले हम विभिन्न प्रकार के चीजों में तोड़ते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण। नाइट्रोजन स्थिरकारक बैक्टीरिया सजीवों तथा दलदली पौधों की जड़ों के मूल रोम ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटों में बदल देते हैं और ये नाइट्रेट
पोषक पौधों द्वारा उसी मिट्टी में बाद में बोए जाने वाले अन्य पौधों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी हैं। सीवर निस्तारण में भी ये मदद करते हैं। बैक्टीरिया बड़े शहरों में सीवर अपशिष्ट का अपघटन करने में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया में एक गैस बनाई जाती है जो ईंधन की भांति कार्य करती है। ठोस द्रव उत्पाद खेतों में खाद की भांति उपयोग किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स में तो कुछ बैक्टीरिया औषधि का निर्माण करते हैं, जैसे कि टेरामाइसिन और ओरियोमाइसिन। फिर है खाद्य श्रृंखला में कुछ बैक्टीरिया पुनः चक्रण में भूमिका निभाते हैं और अपघटों की तरह कार्य करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल में बदल देते हैं। फिर है डेयरी उत्पाद में तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डेयरी उत्पाद जैसे दही तथा मक्खन आदि बनाने में प्रयोग होते हैं, जो दूध का स्वाद लाते हैं, और पनीर का बनना भी इन्हीं पर निर्भर करता है। फिर है आपका शैवाल। शैवाल क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? तो यह तालाबों तथा समुद्री घास पात में पाए जाते हैं। ये रुके हुए जल के पृष्ठ पर पाए जाते हैं, जैसे पोखर या झरने, पानी की टंकी में ये उत्पन्न होते हैं, और अच्छी तरह से साफ न की गई हो तो यह पानी की टंकी के अंदर बनते रहते हैं, जिनके भीतर प्रकाश नहीं जाता, यह वहां भी अच्छे से उत्पन्न होते हैं। यह गीली मिट्टी, चट्टानों या कुओं के पृष्ठ पर, पेड़ों की छाल पर भी देखे जाते हैं। आगे चलते हैं। शैवाल सरल पादप होते हैं जिनमें जड़ें तथा पत्तियां नहीं होती। शैवाल को पौधों की जाति में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें कई पौधों के गुण होते हैं। अन्य पौधों की तरह शैवाल कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट इनमें पाए जाते हैं। शैवाल का आकार 1 माइक्रोन से कई मीटर लंबा होता है। फिर है शैवाल के प्रकार, तो यह कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल कई रंगों वाले तथा गुणों वाले होते हैं। शैवाल को रंगों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से बताया गया है, जैसे कि लाल शैवाल, नीले हरे शैवाल तथा भूरे शैवाल। जो आपके लाल शैवाल होते हैं, यह बहुतायत समुद्र में पाए जाते हैं। यह समुद्र को अगार कहा जाता है, जो बैक्टीरिया के उत्पन्न होने के लिए प्रयोग होता है। लाल शैवाल भी कई प्रकार से प्राप्त होते हैं। यह चाइना ग्रास एक अलग प्रकार के शैवाल से बनाई जाती है। फिर है आपके नीले हरे शैवाल। तो शैवाल अन्य शैवालों की अपेक्षा सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया से अधिक मेल खाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं तथा झीलों के किनारों पर इन्हें देखा जाता है। फिर है आपके हरे शैवाल। यह प्राय तालाबों के छोर पे पाए जाते हैं। एक बहुत साधारण हरा शैवाल तालाब या झरनों में पाया जाता है, जिसको स्पाइरोगायरा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। भूरे शैवाल सबसे लंबे शैवाल होते हैं। इनमें कुछ 60 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं। अधिकतर भूरे शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं तथा समुद्र के तटों के पास पाए जाते हैं, जिसको लैमिनेरिया कहा जाता है। फिर है आपका प्रजनन। तो शैवाल प्रजनन कैसे करते हैं? यह लैंगिक के साथ साथ अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। ये कोशिकीय विखंडन द्वारा भी प्रजनन करते हैं, जिससे कि वह अधिक तेजी से गुणन कर पाते हैं। शैवाल का आर्थिक महत्व। शैवाल क्यों जरूरी है? तो भूरे शैवाल कैल्प तथा लाल शैवाल चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मछली व अन्य जलीय जीवों के साथ जंतु और मनुष्य भूरे शैवाल को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जैसे क्लाइरेला मछली उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। कई भूरे शैवाल जब मिट्टी में मिलते हैं तो इसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगार अगार कुछ पदार्थों तथा औषधियों में प्रयोग किए जाते हैं। आयोडीन समुद्र भूरे शैवाल लैमिनेरिया से बनाई जाती है। डाई एटम की कोशिका भित्ति का सिलिका के मुख्य स्रोत हैं। अधिक मात्रा में डायमेटिक
शैल में जमा होने पर इनका खनन होता है तथा उद्योगों द्वारा कांच, टूथपेस्ट, उर्वरक, पॉलिश करने में प्रयोग किए जाते हैं। उत्पादक होने के कारण शैवाल जल स्रोतों में खाद्य श्रृंखला में पहले से जुड़ते हैं। भूरे शैवाल से प्राप्त होने वाला एल्गिन आइसक्रीम बनाने तथा किस कृत्रिम रेशों में उद्योग में प्रयोग होता है तथा सीवर उपचार प्रणालियों में शैवाल सीवर अपशिष्ट को हानि रहित रसायनों में तोड़ने का काम करते हैं। तो ये कुछ प्रकार के हमारे आर्थिक महत्व है जो शैवाल से संबंधित हैं। आगे चलते हैं शैवाल के हानिकारक रूप। तो लोगों के लिए शैवाल अधिक दुखदाई समझे जाते हैं क्योंकि ये सागर तट को गंदा करते हैं और साथ ही पीने वाले पानी को भी प्रदूषित करते हैं। शैवाल की ज्यादा वृद्धि से नहरों में पानी का बहाव भी रुक जाता है तथा शैवाल कुछ ऐसे होते हैं जो जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो मछलियों और कई जंतुओं को, कभी कभी मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे देखते हैं डायेटम। तो डायेटम बहुत सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव है। इसकी मिश्रिका वाली कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये प्राय खारे व स्वच्छ पानी में तथा खोदी हुई मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सरकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। डायेटम को दो भागों के साथ एक ऊपरी शैल आवरण होता है। एक भाग दूसरे के ऊपर बॉक्स के ऊपर ढक्कन की तरह होता है। मृत डायेटम का खोखला आवरण तली में बैठ जाता है तथा मोटा जवाब बनाता है। चमकाने वाले पाउडर, सिल्वर पॉलिश, टूथपेस्ट तथा श्रृंगार बनाने वाले सामान में यह जमाव प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि डायेटम के जमाव अंधेरे में भी चमकते हैं और इनका प्रयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है। आगे देखते हैं फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं फंजाई जीवों के बड़े समूह होते हैं तथा फंजाई की 1 लाख से भी अधिक जातियां ज्ञात हैं। कुछ फंजाई भुकुड़ू, कुकुरमुत्ता, माइल्डियू, रस्ट, ईस्ट आदि हैं। फंजाई पौधों के रूप परपोषी होते हैं। ये पौधों की तरह होते हैं तथा एक स्थान पे ही स्थिर रहते हैं। ये परपोषक है क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राप्ति स्थान, तो यह लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं जैसे कि मिट्टी, भोजन, वस्त्र, जलवायु, प्रकाशीय उपकरण आदि। पोषण, सभी फंजाई में पर्णहरित की कमी होती है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इनकी संरचना, तो फंजाई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय संरचना है। ये लंबे धागों वाली संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। हाइफी परस्पर जुड़कर माइसीलियम बनाती है। फिर है फंजाई के प्रकार। तो फंजाई को भोजन ग्रहण करने के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: परजीवी तथा मृतजीवी। तो पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण फंजाई अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए फंजाई जो अपना भोजन अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं तथा वे फंजाई जो अपना भोजन मृत एवं सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। इसमें आपका म्यूकर, पिन माउल्ड तथा अन्य मुख्य मृतजीवी फंजाई के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं प्रजनन। तो फंजाई प्रजनन कैसे करते हैं? फंजाई लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। अधिकतर फंजाई जीवाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं जिससे कि नया फंजाई बन जाता है। कुछ फंजाई ईस्ट मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं और अन्य विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। ईस्ट वंश सैक्रोमाइसिस से संबंधित है। यह एक मृतजीवी एक कोशिकीय फफूंद है। ये बेलनाकार, गोले तथा परवलयकार होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली और केंद्रक, बड़ी रिक्तिका, असंख्य कणिकाएं तथा ग्लोब्यूल्स होते हैं। 4 साल से भी अधिक शुष्क रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ईस्ट कोशिका को 4 साल से भी ज्यादा शुष्क रूप में संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन ताप पर ये नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं
यदि एक मृदु शर्करा-विलयन को 1 हफ्ते तक खुली वायु में रखा जाए तो इसकी सतह पे छाग बन जाते हैं तथा द्रव में से अल्कोहल की गंध आने लगती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वायु में सूक्ष्म ईस्ट कोशिकाएं द्रव में नीचे बैठ जाती हैं और उग जाती हैं। इस विधि का प्रयोग लोग अल्कोहल पेय बनाने में भी करते हैं। फिर है फंजाई का आर्थिक महत्व। तो कुछ फंजाई एंटीबायोटिक बनाते हैं जो संक्रमण तथा रोगों के इलाज में काम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक फफूंद पेनिसिलियम से बनाई जाती है। दूसरी फफूंद एस्परजिलस अधिक मात्रा में साइट्रिक एसिड बनाने में प्रयोग की जाती है। कुछ फंजाई जैसे कुकुरमुत्ता कच्ची या पकाकर खाई जाती है। ईस्ट एमिनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण मनुष्य तथा जंतुओं के द्वारा भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दैनिक जीवन में बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ इडली व डोसा, इनके अंदर हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट का प्रयोग फलों व जूस व जौ से शराब तथा बियर के उत्पादन में भी किया जाता है। मृतजीवी फफूंद अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों को विखंडन कर देती है और पौधों की वृद्धि के लिए रसायनों व पोषकों को मिट्टी में वापस लाते हैं। इस प्रकार फफूंद पोषकों के पुनर्चक्रण में भी सहायता करते हैं। कई फंजाई पौधों की कीटों, विषाणुओं व अन्य फंजाई के द्वारा होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं तथा सूखे ईस्ट में लगभग 50% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी भरपूर होता है, इसलिए ये डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए भी लाभदायक समझे जाते हैं। फिर है हानिकारक फंजाई। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे पादप रोग कुछ पौधों के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं, लकड़ी का सलना गड़ना और कुछ हमारी लकड़ी को तथा हमारे फर्नीचर को सड़ा गला देते हैं तथा जंतुओं के रोग और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं लाभदायक तथा हानिकारक फंजाई में अंतर। तो लाभदायक फंजाई के लाभ, कुछ भुकुड़ी पनीर का स्वाद बदलने में उपयोग होती है, कुछ कुकुरमुत्ता भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने तथा अल्कोहल में किया जाता है। मृतजीवी फंजाई मृत प्राणियों को अपघटित करती है और कार्बनिक पदार्थ का पुनः चक्रण करती है। कुछ भुकुड़ी औषधि बनाने में प्राप्त होते हैं तथा ईस्ट तथा भुकुड़ी सोयाबीन से सोया सॉस बनाने में प्रयोग किया जाता है। तथा हानिकारक फंजाई से होने वाली हानियां, कुछ फंजाई से बीमारियां जैसे कि रस्ट या स्मट हो जाती हैं, कुछ कुकुरमुत्ता जहरीले होते हैं, कुछ भकुड़ी में मानव से त्वचा रोग हो जाते हैं तथा कुछ भकुड़ी भोजन को सड़ा देती है, जैसे ब्रेड पर फफूंद लगना। कुछ ईस्ट से जंतुओं में रोग हो जाते हैं, जैसे संक्रमण। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पहले जंतु। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। पृथ्वी पर ये जल में, गीली मिट्टी तथा लगभग प्रत्येक जगह पे पाए जाते हैं। इनका आकार 2 सेंटीमीटर से 200 माइक्रोन तक होता है। अमीबा, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा तथा पैरामीशियम प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। प्राप्ति स्थान, तो यह है जल, मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं तथा अन्य प्राणियों के शरीर पर परजीवियों की तरह रहते हैं। तो प्रोटोजोआ के कुछ प्रकार हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो प्रोटोजोआ के प्रकार, प्रोटोजोआ की गति करने के अनुसार इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कुछ प्रोटोजोआ अपनी आकृति बदलकर गति करते हैं तथा कुछ प्रोटोजोआ सीलिया के द्वारा गति करते हैं तथा अन्य गति करते हुए कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं। प्रोटोजोआ का सबसे प्रमुख तथा सबसे सरल जीव अमीबा है। यह सूडोपोडियो की सहायता से अपनी आकृति को बदलकर गति करता है तथा किसी भी दिशा में यह बनता है। अमीबा के अंदर कोशिका द्रव्य सूडोपोडियम में रहता है, अतः अमीबा भी उसी दिशा में गति करता है। भोजन प्राप्त करने के लिए अमीबा सूडोपोडियो का उपयोग करता है जो प्रोटिस्ट या सूक्ष्म मात्रा में मृत पदार्थ हो सकता है। जब अमीबा भोजन को कणों में तोड़ता है
तो स्यूडोपोडिया इससे तथा कुछ जल से अपने चारों ओर जाल बनाता है। रिक्तिका के अंदर भोजन को तोड़कर ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए भोजन प्रदान करता है। पैरामीशियम के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे सीलिया कहते हैं, और गति करने के लिए यह सीलिया का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं। पैरामीशियम के एक और सीलिया के साथ एक नाली जैसी रेखा होती है। यह भोजन यहीं से प्रवेश करता है। रिक्तिका में यह भोजन पचता नहीं है। फिर है प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। तो प्रोटोजोआ कई फंजाई तथा बैक्टीरिया खाते हैं जो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोटोजोआ खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता हैं और मुख्यतः शैवाल खाते हैं। ये बड़े द्वितीय उपभोक्ता द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जो कि खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ अन्य जंतुओं के साथ जीवित पाए जाते हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि दीमक के शरीर में प्रोटोजोआ पाया जाता है जो लकड़ी के सेलुलोज को घुलनशील कार्बोहाइड्रेट में पचा देता है। दीमक इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए भी करती है। आगे चलते हैं। हानिकारक प्रोटोजोआ। तो कुछ प्रोटोजोआ मनुष्य व जंतुओं में बीमारी के कारण बनते हैं, जैसे एटा अमीबा हिस्टोलिविका मनुष्य में अमीबिक पेशिश रोग उत्पन्न करने का कारण है, तथा प्लाज्मोडियम के कारण एक भयानक बीमारी होती है जिसे मलेरिया कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है तथा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर वाहक की भांति कार्य करता है और ट्रिप्नोसोमा द्वारा मनुष्य, पशु, सुअर तथा घोड़ों में स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। यह अफ्रीकी देशों में पाई जाने वाली आम बीमारी है तथा काला अजार एक बुखार लीशमैनिया के द्वारा और डायरिया गिरियाडिया के द्वारा होता है। फिर हैं आपके वायरस, जिसको हम विषाणु भी कहते हैं। तो वायरस विचित्र है क्योंकि इनकी संरचना अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होती है। ये जीव नहीं समझे जाते क्योंकि इनकी कोशिकीय संरचनाएं नहीं होती। ये अन्य जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब तक ये अन्य जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं कर जाते, जब तक इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जीवन की किसी भी प्रक्रिया को करने में असमर्थ हैं। यद्यपि ये दूसरे जीव की कोशिका में रहते हैं और दूसरे जीव की कोशिका से बाहर ये निर्जीव पदार्थ की तरह रहते हैं। आगे चलते हैं। विषाणु परजीवी को लाभ पहुंचाता है तथा दूसरे जीव को जिसमें यह होता है उसे हानि पहुंचती है। विषाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। जब इन्हें किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो यह 1,00,000 गुना बड़े तथा विभिन्न आकार के दिखाई देते हैं। कोशिका के बाहर वाली तरफ से विषाणु संबंधित हो जाते हैं। इसके बाद कोशिका में एक अम्ल को छोड़ते हैं तथा कोशिका को नए विषाणु बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार बनने वाले नए विषाणु प्रवेश करके अन्य कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। प्राप्ति स्थान। तो विषाणु पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ये अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। विषाणुओं के प्रकार। तो विषाणु को कई प्रकार से बांटा गया है। बैक्टीरियाई विषाणु, विषाणु जो बैक्टीरिया पर प्रहार करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। पादप विषाणु, विषाणु जो पौधों के पोषक तत्वों की भांति प्रयोग करते हैं तथा पादप विषाणु कहलाते हैं, जैसे कि टोबैको मोजैको वायरस का नाम इस प्रकार पड़ा कि यह तंबाकू पौधे पर रहता है और इसकी पत्ती पर विषाणु चित्तियां बना देता है। फिर है जंतु विषाणु, विषाणु जो जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं जंतु विषाणु कहलाते हैं, जैसे कि मीजल्स विषाणु से मनुष्य में त्वचा रोग तथा पैरों व मुंह के रोग हो जाते हैं। फिर है विषाणु तथा रोग, पोलियो, एड्स,
जुखाम, गलसुआ आदि मनुष्यों में विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है तथा एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तथा विषाणुओं से पौधों में कई बीमारियां होती हैं। विषाणु एक रोगग्रस्त प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलते हैं। मनुष्य में विषाणु कीटों, वायु, जल, भोजन तथा दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने से फैलते हैं। विषाणु कोशिकाओं में लंबे समय तक प्रजनन नहीं होता। बाद में वे प्रजनन शुरू करते हैं तथा अन्य कोशिकाओं की क्रियाओं के साथ मिल जाते हैं। जैसे कोल्ड सोर एक फोड़ा है जो मुंह के अंदर या बाहर निकलता है। ये फोड़े विषाणु द्वारा होते हैं। इसका इलाज करते समय यह विषाणु मनुष्य के शरीर में रह जाता है। जब तक यह विषाणु प्रजनन नहीं करता तो कोई कोल्ड सोर नहीं नजर आता, लेकिन यह केवल तभी निकलते हैं जब विषाणु पुनः प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं भोजन की सुरक्षा। तो सूक्ष्म जीवी कीट तथा एंजाइम भोजन को सड़ाते हैं। ईस्ट तथा बैक्टीरिया सभी सूक्ष्म जीव हैं। भोजन को सड़ाकर ये उसे जहरीला बना देते हैं। बैक्टीरिया भी कुछ समय तक दूध, अंडों तथा मांस को रखने पर उसे सड़ा देता है। कुछ दिनों बाद फल सब्जियां भी सड़ जाती हैं जो कि खाने योग्य नहीं बचती। भारतीय जलवायु परिस्थितियों में भोजन आसानी से सड़ जाता है। यहाँ भोजन को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें परिस्थितियों में रखा जाए, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं होते, जैसे कि भुकुड़ी तथा बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए वायु की जरूरत होती है। यदि फलों को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाए तो वे खराब नहीं होंगे। किसी भी भोजन पर तेल की परत भुकुड़ी तथा ईस्ट की वृद्धि को रोकती है। फिर है भोजन को सुरक्षित रखने की कुछ विधियां। उबाल कर, तो भोजन को हम उबाल कर कुछ घंटों तक अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। शुष्क परिस्थितियों में रखकर बैक्टीरिया नमी में वृद्धि करते हैं। ये बिना पानी के वृद्धि नहीं करते। अन्न व दालों को शुष्क परिस्थितियों में तथा नमी रहित स्थानों में बर्तनों में सुरक्षित रखना चाहिए। तथा फिर है कैनिंग या बर्तनों या डिब्बों में बंद रखना। कुछ भोज्य पदार्थ वायुरोधी बर्तनों या टीन के डिब्बों में बंद करके सुरक्षित रखे जाते हैं जो नमी से दूर रहते हैं और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। फिर है आपका प्रशीतन तथा कोल्ड स्टोरेज। तो प्रशीतन तथा ठंडा करने व जमाने से सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि तथा गुणन रुक जाते हैं और परंतु वह मरते नहीं हैं। फ्रिज में 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं तथा कुछ पदार्थों को मिलाकर भी भोजन को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे मसाले, नमक, तेल, चीनी तथा पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन को सुरक्षित रखने में काम आते हैं। हम भोजन को सब्जियों को अचार, चटनी व मिश्री के रूप में सुरक्षित रखते हैं तथा इन वस्तुओं को सुरक्षित रखते समय नमक, चीनी, तेल, मसाले, सिरका आदि डाले जाते हैं। नमक भोजन को सुरक्षित रखने की विधि में भोज्य पदार्थ से पानी को अवशोषित कर लेता है। यह एक कठोर विलयन बनाता है। नमक लगा भोजन ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। चीनी, इसको जेली तथा मुरब्बा, सिरप, कैंडी आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जल में घुल जाती है तथा सुरक्षित भोजन के जल अवयवों के साथ मिल जाती है और बैक्टीरिया को नमी नहीं मिलती तथा भोज्य पदार्थ सड़ते नहीं हैं। फिर आपका है तेल। तेल भी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण, इसके अंदर दूध को पाश्चुरीकरण करके सुरक्षित रखते हैं। पहले दूध को उबाला जाता है जिससे कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको निम्न ताप पर संरक्षित कर लिया जाता है और भोजन को सुरक्षित रखने की यह विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है। आगे चलते हैं भोजन विषाक्त होना। यदि भोजन को ठीक तरह से सुरक्षित नहीं रखा जाए तो यह सड़कर विषैला हो जाएगा और सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया, फंजाई भोजन को सड़ाते हैं। सोल्मोनेला,
क्लोस्ट्रीडियम भोजन सड़ाने वाले बैक्टीरिया के उदाहरण हैं तथा एस्परजिलस पेनिसिलियम भोजन सड़ाने वाले कवक के उदाहरण हैं। और भोजन को सड़ाने से बचाने के लिए फूड हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य। तो बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस 5 प्रकार के मुख्य सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया मनुष्य, जंतुओं व पौधों के लिए लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी। फंजाई अरहित पौधे हैं, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। लोगों के लिए शैवाल अत्यधिक दुखदाई समझे जाते हैं। कुछ फंजाई कई प्रकार से लाभकारी होते हैं, कुछ भोजन को सड़ा देते हैं। प्रोटोजोआ के सबसे सरल तथा सबसे प्रमुख रूप अमीबा है। नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन के यौगीकरण में तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं, उपयोगी होते हैं। विषाणुओं से मनुष्य, पौधे और जंतुओं में कई प्रकार की भयंकर बीमारी होती है। डायेटम कोशिकाएं जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति पर्णहरित नहीं होता, कम मात्रा में पाया जाता है। इन्हें जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। दूध को पाश्चुरीकरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए बेटा इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। सूक्ष्म जीव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीवों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है? तो जीवों के बड़े समूह को फंजाई कहते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं चीनी, नमक, तेल, ये सभी। प्रश्न खा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डायएटम की कोशिकाओं में भरपूर सिलिका होता है। बैक्टीरिया प्राय क्या करते हैं? द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया अति उच्च ताप पर जीवित नहीं रह सकते। बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला विषाणु बैक्टीरियोफेज कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न का सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। कवक स्वपोषी होते हैं। तो कैसे होते हैं? कवक स्वपोषी होते हैं या नहीं? तो इसका आपका आंसर है नहीं। कवक स्वपोषी नहीं होते। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। गलत। सूक्ष्म जीवी लाभकारी व हानिकारक दोनों होते हैं। सही। पैर व मुंह की बीमारियां बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। गलत। प्रोटोजोआ पर्णहरित एकल कोशिका वाले जीव हैं। सही। फिर है प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा इनको आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।